बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 11 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसमें अब हमने उसके फर्दर दो प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करना है, जिसमें पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके अलावा दो और प्रोसेसेस भी होते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। हम यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये चारों प्रोसेसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं। इसमें हम सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। स्टूडेंट, इसमें वर्ड आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो इसका मतलब यह बन गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस विच इज कैरिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है आइसोथर्मल प्रोसेस is the process which is carried at constant temperature। अब स्टूडेंट, इसकी हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने एक थर्मामीटर को अटैच किया हुआ है। हम इसमें आइस क्यूब्स प्लेस करते हैं। अब आइस क्यूब और बीकर का कॉम्बिनेशन सिस्टम बन जाएगा जिसका लो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। तो हीट हाई टेम्परेचर यानी सराउंडिंग से लो टेम्परेचर यानी सिस्टम के अंदर मूव करना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन थर्मामीटर की रीडिंग कांस्टेंट है, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही। तो यहां पे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कहां पे यूज हो रही है? दैट इज यूजिंग इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम की स्टेट को यानी कि आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने में यूज कर रही है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसी प्रोसेस में वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, तो फर्दर हीट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम दैट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो हीट जो कि 100 डिग्री के बाद आप सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए यूज हो जाती है और सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम क्या नाम देते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं, चूंकि इनमें टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या फॉर्म बनेगी जब आप उस पे आइसोथर्मल प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमें यह बात पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो हमें यह बात पता है कि इंटरनल एनर्जी जो कि इक्वल होती है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के, विच इज फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की वैल्यू चूंकि कांस्टेंट आ रही है, इस वजह से एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट U इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है और हम इसका चेंज निकालें तो वो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं विच मीन्स दैट डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन हम इसमें पुट करते हैं तो रिजल्टिंग वी हैव डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, या हम साइन चेंज करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू।
तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी फॉर द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब स्टूडेंट हमने ये एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों इक्वेशन से क्या मुराद है। हमें पता है हीट पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है, वर्क पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है, हीट नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है और वर्क की वैल्यू नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है। तो अब हम इन इक्वेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेंट बाय द इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इस इक्वेशन से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक गैस को एक सिलेंडर में एनक्लोज किया हुआ है और इसका पिस्टन मूवेबल है। सिस्टम में टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करने के लिए हमने एक थर्मामीटर यूज किया हुआ है। सिस्टम को अब हम हाई टेम्परेचर रेजरवायर के ऊपर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। अब जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो थर्मामीटर ये इंडिकेशन देगा कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज होने नहीं देना, जिसकी वजह से हम सिस्टम के पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात भी पता है कि जब पिस्टन अपवर्ड मूव करता है तो इसको वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग कहा जाता है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यही बात हमारी ये इक्वेशन डिस्क्राइब कर रही है कि जब भी आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो सारी की सारी हीट मैकेनिकल एनर्जी में या वर्क में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और कॉरेस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन को हम नाम देंगे कि दिस इज द इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि दिस इज द इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय माइनस डेल्टा क्यू विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। दोनों साइड्स पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में माइनस क्यू और माइनस डब्ल्यू का मतलब चेंज हो जाता है। दोबारा से स्टूडेंट हम इमेजिन करते हैं इसी सिस्टम को जिसमें हमने एक गैस को वेसल में एनक्लोज किया हुआ है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए एक थर्मामीटर कनेक्टेड है और इसका पिस्टन मूवेबल है। अब हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन के मुताबिक सिस्टम पे वर्क करना है। सिस्टम पे वर्क हम किस तरह से करेंगे कि हम पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करवाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही आप सिस्टम को डाउनवर्ड मूव करवाते हैं बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, तो थर्मामीटर की हमने सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना, हम फौरन इस सिस्टम में से डेल्टा क्यू हीट को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं ताकि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। और आइसोथर्मल कंप्रेशन की इक्वेशन हमारे सामने ये लिखी हुई है, तो यहां से ये बन जाएगा कि दिस इज द इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस के बारे में हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में ग्राफ किस तरह से बनता है। तो इसको नाम दिया जाता है पीवी डायग्राम। स्टूडेंट्स अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, तो ये कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगी। प्रेशर की वैल्यू हम रखते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, वॉल्यूम की वैल्यू हम रखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगी। स्टूडेंट दिस इज द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन द ग्राफ। इस कर्व को हम नाम देते हैं आइसोथर्म का। अब इसमें प्रेशर की वैल्यू फर्ज कर लें एट दिस पॉइंट प्रेशर इज P1 और कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू V1। फिर हम प्रेशर को डिक्रीज करके उसकी वैल्यू ले जाते हैं P2 पे और वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी यहां पे V2। कंडीशन आपने याद रखनी है कि इस प्रोसेस में हमने टेम्परेचर की वैल्यू को
कांस्टेंट रखा हुआ है। अब स्टूडेंट इस ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। सपोज करें कि हमारे पास एक गैस है जिसको हमने वेसल में एनक्लोज किया हुआ है और इसका पिस्टन मूवेबल है। आप इनिशियली प्रेशर की वैल्यू मेजर करें तो प्रेशर हमारे पास फर्ज कर लें कि 10 पास्कल वैल्यू आ रही है और कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू 1 क्यूबिक मीटर है। हमने इस प्रोसेस में सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर की वैल्यू को डिक्रीज करना है और साथ में वॉल्यूम एक्सपेंशन को स्टडी करना है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर की वैल्यू इसमें डिक्रीज करते जा रहे हैं, वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है और फिर जब प्रेशर की वैल्यू 2 पास्कल के इक्वल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू 5 क्यूबिक मीटर आ जाती है। तो यहां से अगर देखें इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट 10 आंसर दे रहा है और अगर हम फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी 10 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से हमें यह बात पता चलती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनका प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आता है। अब स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, PV दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, कब, जब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। सो दिस इज T1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V जब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट थी। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन हमें नजर आ रही है विद द कंडीशन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन तो हमने बॉयल्स लॉ में भी डिस्क्राइब की हुई है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस is the application of Boyle's law। ठीक है, जो कि हमें यह बताता है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक हीट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है? तो स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पे हम लिखते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस change in temperature is equal to 0. So, specific heat for isothermal process that is equal to infinity. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? इन्फिनिटी रहती है। स्टूडेंट ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम डिस्क्राइब करते हैं सेकंड प्रोसेस विच इज एडियाबैटिक प्रोसेस। जी स्टूडेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इससे पहले इसको समझने के लिए हम डेली लाइफ में से एग्जांपल देखते हैं। हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें यह बात पता है कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और साउंड वेव्स बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। अब स्टूडेंट फर्ज कर लें कि ये हमारे सामने एक साउंड वेव मूव कर रही है, इसमें कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये हमेशा अल्टरनेट होते हैं। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कंप्रेशन में टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होती है, प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है और वॉल्यूम कम हो जाता है, जबकि रेयरफेक्शन में टेम्परेचर की वैल्यू कम, प्रेशर की वैल्यू कम और वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अब कौन सा पैरामीटर है जो इसमें सेम रहता है?
हमें यह बात पता है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बहुत रैपिडली अकर करते हैं। अगर आप कंप्रेशन में हाई टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेट होने वाली हीट की बात करते हैं तो हीट कंप्रेशन से निकल के रेयरफैक्शन में नहीं जा सकती। उसकी रीजन क्या है कि दिस प्रोसेस इज वेरी रैपिड। तो हीट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए चूंकि कुछ वक्त लगता है, तो यहां पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतने रैपिडली मूव करते हैं कि हीट कंप्रेशन से निकल के रेयरफैक्शन तक मूव नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हो गया कि हीट ऑफ द कंप्रेशन एंड हीट ऑफ द रेयरफैक्शन ये अपने रीजन्स में कन्फाइंड रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में हीट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है एंड ऑल दोज प्रोसेसेस इन विच द हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट आर नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेसेस। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, जब एक बस का टायर फट जाता है तो इस सिचुएशन में गैस एकदम से एक्सपेंड होती है। एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग होती है जिसको जॉल थॉमसन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो दैट इज ऑल्सो द एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस इन विच नो हीट enter or leave the system but temperature of system changes। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हीट की वैल्यू कांस्टेंट है देन चेंज इन हीट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब ये वैल्यू इस रिलेशन में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू और माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों इक्वेशंस को एक्सप्लेन करना है। पहले हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, विच मींस दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। व्हेन वर्क की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब यह है कि वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। इसका मतलब यह है कि जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमने गैस को एनक्लोज किया हुआ है और उसकी वॉल्स और पिस्टन को हमने परफेक्टली इंसुलेटेड बनाया हुआ है ताकि हमारा सिस्टम एडियाबैटिक प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। हम क्या करते हैं कि सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं। सिस्टम के ऊपर वर्क करने की वजह से जब आप पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। और हमने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन में यह बात पढ़ी थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। अब चूंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब यह हो गया कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है।
सो दिस इज द प्रोसेस जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहां पे हम इस इक्वेशन को मेंशन कर देते हैं कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब स्टूडेंट अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें डेल्टा यू की वैल्यू माइनस आ रही है, विच मींस दैट कि दिस इज द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम अपने सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। हम दोबारा वही सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें हमने एक इंसुलेटेड वेसल में गैस को एनक्लोज किया हुआ है। अब हमने सिस्टम को अलाउ करना है कि वो अपने सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर सके, और पिस्टन ऑफ द सिस्टम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स को लार्जर एरिया मिलता है मूव करने के लिए, और उनकी रैंडमनेस आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और दैट डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज बेसिकली एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो यहां पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। तो उसके लिए हम लिखते हैं पीवी डायग्राम स्टूडेंट। उसी तरीके से प्रेशर की वैल्यू हम प्लेस करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, वॉल्यूम की वैल्यू हम प्लेस करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। नो दिस कर्व विच रिप्रेजेंट्स द एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन द ग्राफ इज नोन एज एडियाबैट। इसको एडियाबैट कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम इक्वेशन की फॉर्म डिस्क्राइब करें तो इसके लिए इक्वेशन बनती है टी वी पावर गैमा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब आपने सिस्टम की हीट को कांस्टेंट रखा हो, ठीक है। अब यहां पे गैमा क्या चीज है? गैमा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि हम एक दो आर्टिकल के बाद डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने बहुत याद रखनी है, इन दोनों की इक्वेशन यानी एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशंस में फर्क सिर्फ इसी चीज का है कि यहां पे V की पावर गैमा होती है, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये फैक्टर डिस्क्राइब नहीं किया जाता। वजह उसकी क्या है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि एडियाबैटिक के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, जो कि हमने यहां पे डिस्क्राइब किया था। क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम, इस वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है। और इसी तरीके से अगर आप हीट को कांस्टेंट रखते हुए सिस्टम को अलाउ करें कि वो अपने सराउंडिंग पे वर्क कर सके, दैट रिजल्ट्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को यूज करके सराउंडिंग पे वर्क कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स ये हैं जी ये दो प्रोसेसेस। अब हम चलते हैं थर्ड प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस की तरफ। तो आइए देखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस। स्टूडेंट आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस which is carried at constant volume is called आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसका दूसरा नाम होता है आइसोथर्मल
मीट्रिक प्रोसेस। अब स्टूडेंट इसके लिए भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमारे केस में वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट चेंज इन वॉल्यूम वाला फैक्टर हमें इस इक्वेशन में अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें यह बात पता है कि अगर हम वर्क की वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं तो ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी? डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। और सिंस चेंज इन प्रेशर क्या होता है? 0 के इक्वल होता है हमारे केस के मुताबिक। तो जब आप इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशंस को डिस्क्राइब करते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। पहले हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। उसके लिए देखिए हमारे पास एक गैस है जिसको हमने वेसल में एनक्लोज किया हुआ है और इनिशियली इसका टेम्परेचर हम थर्मामीटर से मेजर कर लेते हैं। फर्ज कर लें कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं कि सिस्टम को हाई टेम्परेचर रेजर्वायर से हीट प्रोवाइड करते हैं जो कि सिस्टम के अंदर ऐड होने के साथ साथ सिस्टम को एक्सपेंड करवाने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि हमने वॉल्यूम की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, इस वजह से इस प्रोसेस में हमने पिस्टन को फिक्स रखा हुआ है। अब सारी की सारी एनर्जी जो कि सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाती है, एंड दैट इज गिवन बाय द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, जो कि हमें थर्मोमीटर की रीडिंग से पता चलता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेस बन जाएगा जिसमें सिस्टम में हीट ऐड की जाती है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये एग्जैक्टली इसके रिवर्स प्रोसेस बन जाएगा कि अगर आप सिस्टम से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट रिजल्ट्स बेसिकली डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब स्टूडेंट हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं, तो आइए देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि किस तरीके से एक आइसोकोरिक प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बन जाएगा पीवी डायग्राम प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी वाई एक्सिस के ऊपर, जबकि वॉल्यूम की वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अब स्टूडेंट चूंकि हमने वॉल्यूम की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, इस वजह से एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इस ग्राफ में होती है जो कि बेसिकली आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। इसमें प्रेशर की वैल्यू चेंज हो सकती है जबकि वॉल्यूम को हम चेंज नहीं होने देते, तो वॉल्यूम की वैल्यू इसमें क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कब? जब आपने वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को कांस्टेंट रखा हो। एंड स्टूडेंट दिस इज अ लॉ विच इज नोन एज गे-लुसेक लॉ, जिसके मुताबिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर आप सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। अब स्टूडेंट हम चलते हैं लास्ट प्रोसेस की तरफ विच इज आइसोबैरिक प्रोसेस। स्टूडेंट यहां हमें नाम से पता चल रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें हम प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, बिकॉज बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी
the process which is carried at constant pressure is called isobaric process. स्टूडेंट्स, हर वो प्रोसेस जिसमें हमने प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखा होता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस. अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. हमारे केस में प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होगी फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, और इसमें इक्वेशन डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी. प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पे भी सिंपल प्रेशर की वैल्यू यूज हुई है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एज इट इज ही रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब हम डिस्क्राइब करते हैं कि ग्राफिकली इस प्रोसेस को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है. तो दैट इज पीवी डायग्राम. वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर की वैल्यू, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी. और अगर हम इस केस में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो बेसिकली एक कांस्टेंट प्रेशर के लिहाज से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट होगी, जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन पॉसिबल है, दैट इज V1 एंड दिस इज V2, जबकि प्रेशर की वैल्यू दैट रिमेन्स कांस्टेंट. अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं तो ये बन जाएगा V over T दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. और स्टूडेंट, हमें यह भी पता है कि दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. तो हम कह सकते हैं विच इज चार्ल्स लॉ, और मतलब इसका क्या बन गया, hence isobaric process is application of चार्ल्स लॉ. स्टूडेंट्स, ये है जी चारों थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गए होंगे. इजाजत चाहते हैं. अल्लाह हाफिज.